राजेश और विमला अपने घर में बैठकर कुछ दोस्तों से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और हंसी के ठहाके भर रहे थे। तभी उनके बेटा और बहू विमल और आरती घर के अंदर घुसते हैं। अपने माता पिता को घर में देख, ऐसे हंसते बतराते देख वह दोनों आग बबूला हो जाते हैं और जाते ही विमल अपने पिता की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, ए बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? हमने तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। हमें तो लगा था कि कहीं जाकर दोनों मर गए होंगे, लेकिन तुम दोनों अपनी मनहूस शक्ल लेकर फिर से मेरे घर में आ गए। निकलो दोनों यहाँ से। इधर आरती भी अपनी सास के हाथों को मरोड़ते हुए उससे कहती है, क्यों बुढ़िया, भूल गई क्या पुराने दिन? याद दिलाऊं? चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी अर्थी जाएगी। जैसे ही आरती अपनी सास को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी पीछे से एक इंसान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हिम्मत भी मत करना हाथ उठाने की, नहीं तो तुम दोनों सलाखों के पीछे होंगे। ये घर इन दोनों का है, तुम दोनों का कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। तुम दोनों जाओ यहाँ से। तभी आरती कहती है, ए मिस्टर, तुम होते कौन हो हमें हमारे ही घर से निकालने वाले? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी देने की? तुम हो कौन? दरअसल वो इंसान राजेश और विमला को अपने माता पिता जैसा ही मानता था। जब आरती और विमल ने अपने माता पिता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तब वे दोनों फुटपाथ पर अकेले और बेसहारा खिलौने और पेन बेच रहे थे। तभी अचानक से एक गाड़ी के शीशे को खटखटाते हुए विमला आकर कहती है, भाई साहब, पेन ले लो, आपके बाल बच्चों के काम आएंगे। सिर्फ 20 रुपए का पेन है। सुबह से हमारी बोनी नहीं हुई, हम दोनों सुबह के भूखे हैं। अति कृपा होगी, भगवान आपका भला करेगा। भाई साहब, ये पेन ले लो। तभी गाड़ी का शीशा नीचे होता है। उसमें बैठा शख्स, जिसका नाम विक्रम था, वे उन दोनों को पहचान लेता है। वे दोनों और कोई नहीं, बचपन में उसके घर के पास रह रहे काका और काकी थे। ये वही काकी थी जो बचपन में विक्रम को अपने हाथ से बना हलवा खिलाती थी, जो विक्रम को बहुत पसंद था। विक्रम बड़ा होकर अपने कामकाज की वजह से विदेश चला जाता है और अब बहुत सालों बाद अपने शहर में लौटा और रास्ते पर अपनी काकी काका को इस हालत में देखकर वह दंग रह गया। वह गाड़ी से नीचे उतरा और काकी से सारा हाल पूछा। जैसे ही काकी को याद आया, काकी से बोला, काकी, आपने पहचाना मुझे? मैं विक्रम। जैसे ही काकी को याद आया, वह रो पड़ी। विक्रम ने उनको अपने गले लगा लिया और बोला, क्या हुआ? ये आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? काका कहाँ है काकी? काकी ने इशारा करके बताया, वे रहे तुम्हारे काका। राजेश कड़कती धूप में खिलौने बेच रहे थे। फटे पुराने मैले कपड़े, कंधे पर पड़ा हुआ एक गमछा, उससे अपना पसीना पोंछते हुए कैसे भी करके 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए खिलौने बेचने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम राजेश के पास जाता है और कहता है, काका, मैं विक्रम। काका विक्रम को देखते ही भावुक हो गए और अपने आंसू रोक ना सके। विक्रम ने काका के पैर छुए और उनको अपने साथ लाया। इतनी कड़कती धूप में और भूख के कारण राजेश की तबीयत खराब हो गई थी। उसको तेज बुखार था। अपने घर लाकर सबसे पहले राजेश का इलाज करवाया और फिर उनको आराम करने के लिए कहा। उन दोनों को पहनने के लिए नए कपड़े दिए और फिर खाने के लिए बुलाया। बहुत दिनों बाद आज अच्छा खाना देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं। विक्रम खड़ा हुआ और उनके आंसू पोंछते हुए अपने हाथों से खिलाने लगा। बोला, काका, काकी, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। मेरे हाथ से खाना नहीं खाओगे? आप इसे अपना ही घर समझिए और बताइए, आप दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ? आप तो पहले बहुत संपन्न थे। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मेरा ख्याल एक बाप की तरह आपने ही तो रखा था, वरना मैं और मेरी माँ तो जीने की सारी उम्मीदें ही खो चुके थे।
आप ही थे जो हमारी जिंदगी में उजाला बनकर आए और आपकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आप मुझे अपना बेटा मानते हो ना? तो बताओ ऐसा क्या हुआ कि आप इस हालत में सड़क पर बैठकर खिलौने बेच रहे थे? मैं विदेश से आपके घर पर फोन करता था और कभी कभार विमल फोन उठाता पर आपके बारे में कुछ ना बताता और धीरे धीरे उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया था। विमल और आरती कहाँ हैं? उन दोनों ने आप दोनों को ऐसे कैसे बाहर छोड़ दिया? इधर विक्रम की माँ भी विमला का हाथ पकड़कर कहती है, बताइए ना बहन जी, विमल तो बहुत अच्छा लड़का था, आपने तो बहुत अच्छी परवरिश दी थी अपने बेटे को, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया? तभी विमला बोली कि ये सब उस डायन की वजह से हुआ है। मेरा विमल पहले तो बहुत अच्छा था, हमें तो अपने संस्कारों पर पूरा यकीन था। हम टीवियों में और अखबारों में देखते थे कि अपने बड़े बूढ़ों को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन हमें क्या पता था ऐसा हमारे साथ ही हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में ये दिख भी देखना पड़ेगा। एक दिन विमल अचानक से घर पर आता है शादी करके। उसके साथ आरती नाम की एक लड़की होती है और कहता है, माँ हम दोनों ने शादी कर ली, ये आरती है आपकी बहू। माँ बाप सारी उम्र अपने बच्चों की शादी का सपना देखते हैं। हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन हमने ये सोचकर उसे अपना लिया कि कोई नहीं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन उसके पैर हमारे घर के लिए मनहूस थे। रोज बाहर आना जाना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, सारा दिन घर पर दोस्त आए हुए होते थे, किटी पार्टियां करना, यही काम धंधा था बस उसका। पैसे तो ऐसे उड़ाती थी जैसे पेड़ पर लगे हों, कोई संस्कार नहीं। ये सब जब हम विमल को बताते तो वह हमारी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता, माँ वो पढ़ी लिखी है, शहर की लड़की है, लड़कियों से ज्यादा लड़के दोस्त हैं उसके, और वही दोस्त आते होंगे घर पर, आप दोनों को क्या दिक्कत है? और वह पार्टियां करती है तो मेरे पैसों से करती है, आपके पैसों से नहीं। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या दिक्कत? और ये कहकर चला जाता। हम बेचारे क्या करते? उसने तो विमल को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर रखा था। ना जाने क्या जादू टोना कर दिया था हमारे विमल पर। एक रोज 4 लड़कों के साथ वह शराब में झूमती झूमती घर पर आई। कपड़े तो ऐसे कि कोई भली लड़की तो कभी न पहने। ये हमसे देखा नहीं गया और हमने कहा, बहू ये क्या हाल बना रखा है? तुम एक अच्छे खानदान की बहू हो, ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? सब लोग बाहर देख रहे हैं। तो उसने आव देखा ना ताव और मेरे मुंह पर हाथ दिया और बोली, बुढ़िया तुझे क्या दिक्कत है जब तेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है तो? तुम दोनों चुपचाप नौकरों की तरह कोने में पड़े रहो। मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी है मैं अच्छे से जानती हूँ। और अपने उन चारों आदमियों से कहती है, सुना नहीं, तुम लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए कह रही है ये बुढ़िया, जरा दिखाओ तो इसको कि क्या चीज हो तुम। तभी वे चारों लोग बंदूक और चाकू निकालकर हमारी गर्दन पर रख देते हैं। हम दोनों डर जाते हैं। हथियार देखकर हमारे तो होठ ही सूख गए थे। आरती हम दोनों से दिन भर घर का सारा काम करवाती थी और खुद मौज मस्ती करती थी। एक दिन उसके मायके वाले घर पर आए। हम दोनों दोपहर तक सारा काम कर कराकर तभी फ्री हुए थे। तभी वह हमारे कमरे में आती है और कहती है, जाकर मार्केट से पनीर लेकर आ, मेरे घर से कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा, बहू जब तुम्हें पता था तुम्हारे घर से कुछ लोग आ रहे हैं तो तुम पहले ही बता देती, मैं खाना थोड़ा ज्यादा बना लेती। अब इतनी तेज धूप है बाहर, सुबह ही तो तुम्हारे पिताजी बाहर से सब्जियां लेकर आए थे, मैं उन्हीं में से कुछ बना देती हूँ, पनीर कल बना दूंगी। अब इतनी धूप में भेजना भी तो ठीक नहीं रहेगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी वह कहती है, बुढ़िया तू चुप कर, मुझे मत सिखा क्या करना है क्या नहीं करना, और आज पनीर ही बनेगा, जा चुपचाप जाकर लेके आ, वरना याद है ना मैं क्या कर सकती हूँ। बेचारे राजेश जी चुपचाप उठकर चले जाते हैं और पनीर लेकर आते हैं। पास की दुकान पर पनीर नहीं मिला तो सीधे बाजार से लेकर आते हैं।
जैसे ही राजेश बाहर से पनीर लेकर आए और बैठे, तभी आरती का भाई बोला, दीदी मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, मैं जाकर लाता हूँ। फिर आरती कहती है, रुको, तुम क्यों जाओगे, ये बुड्ढा कब काम आएगा। जा रे बुड्ढे, सुना नहीं, मेरे भाई को सिगरेट चाहिए। मैंने कहा, बहू अभी अभी तो तुम्हारे पिताजी इतनी दोपहरी को थके हारे आए हैं, थोड़ा आराम तो करने दो उन्हें। तो वह कहती है, खा खाकर सांड हुए जा रहे हो, थक हार कैसे गए इतनी जल्दी, यही काम है तुम्हारा, जो मैं कहूं जब कहूं तब ही करना पड़ेगा। वे बेचारे फिर जाते हैं, उनका पसीना सूखा तक नहीं था, उन्हें फिर दोपहरी में जाना पड़ा। मैं चुपचाप किचन में चली गई, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। मुझसे अपने पति की बेबसी देखी नहीं जा रही थी, पर क्या करती। तभी अचानक से किचन में आरती की माँ आती है और मुझसे कहती है, समधन जी बन गया क्या खाना, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, कढ़ी बनाना। मैंने कहा, हाँ समधन जी बना रही हूँ, उसी के लिए पकौड़े तले हैं। उसने कहा, दिखाओ जरा, चखाओ तो कैसे बनाए हैं तुमने। मैंने पकौड़े की प्लेट उनके हाथ में पकड़ा दी और फिर उसने ऐसा किया कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। उसने एक गरम गरम पकौड़ा उठाया और मेरे हाथ पर मसल दिया। उनके ऐसे कर्म देखकर ये तो मैं समझ गई थी कि जैसी बेटी है वैसा ही उसका खानदान है। हम दोनों सारा काम खत्म करके अकेले में बातें कर रहे थे कि कैसे भी करके इन सबको इस घर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो इस घर का बेड़ा गर्क होना तय है। तभी अचानक से विमल, आरती और उसके सारे घर वाले हमारे कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, बुड्ढे तेरी इतनी हिम्मत, तू निकालेगा हमें हमारे घर से, इन पेपर्स पर जल्दी साइन कर और निकल यहां से। हमने कहा, हम क्या करें, ये हमारा घर है, हम नहीं जाएंगे। तभी आरती अपने उन 4 मुस्टंडों को बुलाती है और कहती है, ए बुढ़िया, जान है तो जहान है, याद है ना, वेद है। हम बेचारे बुड्ढे बुढ़िया करते ही क्या, हमने कैसे भी अपनी जान छुड़ाकर उन पेपर्स पर साइन कर दिए और उन्होंने हमें निकाल दिया। हम रास्ते पर भटक रहे थे भूखे प्यासे। तभी एक भले आदमी ने हमें रहने को एक झोपड़ी दी और ये खिलौने, पेन वगैरह दिए बेचने को, लेकिन उसमें भी वह अपना ही फायदा देख रहा था। वह हमें हमारी कमाई का आधा हिस्सा तक नहीं देता था, पर हम करते भी क्या, हम मजबूर थे। ये सब सुनकर विक्रम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, काकी, काका, आप चिंता मत करो, आप दोनों बहुत जल्द अपने पुराने घर में होंगे। आपके बेटे और बहू को मैं सजा दिलवाऊंगा। मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर हूँ। आप दोनों जब तक इसी घर में रहो और इसे अपना ही घर समझो, मैं बहुत जल्द आपको आपका हक दिलाकर रहूंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है और विमल और आरती के बारे में जांच पड़ताल करने लगता है। दोनों की जांच पड़ताल के बाद एक दिन विक्रम घर पर आता है और राजेश और विमला से कहता है, काका, काकी, अब आप दोनों यहाँ नहीं रह सकते। आप जहाँ पहले रहते थे वहीं पर चले जाइए। मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ कर दीजिए मुझे। काफी दिनों की जांच पड़ताल उठाइए और जाइए यहाँ से। बेचारे राजेश और विमला रोते हुए अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी दरवाजे पर उन्हें विमल और आरती दिखते हैं। उनके हाथों में हथकड़ी होती है। वे दोनों राजेश और विमला के पैरों में पड़कर माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि ये घर इन्हीं का है, हमने धोखे से हड़पा है, हमें माफ कर दीजिए। माँ, बाबा जी, हमें माफ कर दो, पर हमें जेल मत भिजवाइए। राजेश और विमला ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और विक्रम की तरफ देखते हैं। तभी विक्रम कहता है, काका, काकी, मैंने कहा था आप जहाँ पहले रहते थे वहां जाइए। मैं आपके ही घर की बात कर रहा था। मैंने इन दोनों की पूरी कुंडली निकाल ली है और मुझे पता चला कि विमल को जुए की लत है और उसने जुए में बहुत सारा कर्जा अपने ऊपर कर रखा है और इसी कर्जे को चुकाने के लिए उसने जिससे पैसे लिए थे उसके लिए काम करने लग गया। वो हथियारों की तस्करी करता था और उसी की बेटी है ये आरती।
विमल और आरती अपने माँ बाबू के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, पर वे दोनों उन्हें माफ नहीं करते और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जैसे ही पुलिस आरती और विमल को ले जा रही होती है, तभी पीछे से विमला उन्हें रोकती है। रुकिए जरा, मुझे अभी अपना हिसाब बाकी करना है। विमला उन दोनों के पास जाती है और दोनों के जोर से तमाचा मारती है और कहती है, अब ले जाइए इन दोनों को, और मैं ये बद्दुआ देती हूं कि तुम कभी भी जिंदगी में रिहा ना हो, जेल में ही सड़ते रहना तुम दोनों। अब विमला और राजेश खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं। उन दोनों का सारा खर्चा विक्रम खुद उठाता है। उनके लिए दवाई, खाने पीने का सामान, उनकी देखभाल के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, सब विक्रम लाकर देता है। राजेश और विमला ने अपनी सारी जायदाद विक्रम के नाम करनी चाहिए, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया कि काका काकी, आप दोनों ही मेरी जायदाद हैं। मैं पैसों के लिए आप लोगों की मदद नहीं कर रहा था, ये मेरा फर्ज है। और उनकी सारी जायदाद उन्होंने अनाथालय में दान करवा दी। विक्रम खुशी खुशी उन दोनों की सेवा करने लगा। धन्यवाद। आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।